रात के करीब 2:30 बज रहे थे। शहर में ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। सीमा की आंख अचानक खुली। उसने मोबाइल देखा। ना ही कोई कॉल थी और ना ही कोई मैसेज था, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका पति शुभम विदेश गया हुआ था। सीमा इतने बड़े घर में अकेले रहती थी। उसने उठकर पानी पिया और वापस बिस्तर में लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई आहट हुई है। वह चौंकी, फिर खुद को समझाया कि शायद तेज हवा की वजह से हुआ होगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही आवाज़ फिर आई, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। सीमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने बिस्तर के नीचे से लकड़ी का बैट निकाला, वो बैट जो वो अकेले रहने पर अक्सर अपने बेड के नीचे रखती थी। सीमा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। लिविंग रूम की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था वहाँ कोई नहीं था। सीमा ने पूरा घर देखा। हर कोना, हर दरवाज़ा, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। लेकिन जब वह किचन की तरफ मुड़ी तो फ्रिज का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसका शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया, क्योंकि वो तो फ्रिज पूरी तरह बंद करके सोई थी। सीमा ने हिम्मत करके बेड कस कर पकड़ा और किचन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाज़ा पूरी तरह खोला, अंदर कुछ नहीं था, पर ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकराई और एक पुराना नोट नीचे गिरा। उसने झुककर नोट उठाया। उस पर लिखा था, "तू भाग नहीं सकती।" सीमा का गला सूख गया। वो नोट किसी पुराने अखबार के टुकड़े पर लिखा था। उसने नोट को बार बार पढ़ा कि उसे कोई मतलब समझ आए, लेकिन कुछ नहीं सूझा। सीमा घबरा कर सीधा अपने बेडरूम में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका पुलिस को कॉल करने का मन हुआ, लेकिन फिर सीमा ने खुद को समझाया कि शायद किसी पड़ोस के बच्चे की शरारत होगी, क्योंकि कभी कभार पड़ोस के बच्चे उसके घर आ जाते थे। यह सब कुछ देखकर सीमा के मन में तो बहुत डर था, लेकिन दिमाग ने उसे ठंडा रहने को कहा। अगली सुबह जैसे तैसे उसने ऑफिस कॉल करके छुट्टी ले ली और पड़ोसियों से कल के बारे में बात की, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने कल रात कुछ अजीब नहीं देखा। बाद में सीमा ने सोसाइटी गार्ड से भी इस बारे में बात की, तो गार्ड बोला, "मेम साहब, कल रात ना तो कोई बाहर से आया है और ना ही कोई बाहर गया।" सीमा ने जब सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा चेक करने की सोची, तो पता चला कैमरा तो पिछले हफ्ते से बंद पड़ा है, रिपेयर नहीं हुआ है। 3 दिन बीत गए और सीमा ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, पर चौथे दिन फिर वही बात हुई। इस बार उसकी अलमारी खुली मिली और उसके अंदर रखा पुराना बॉक्स फर्श पर गिरा हुआ था। उसी बॉक्स में सीमा की कॉलेज की पुरानी डायरी थी। सीमा ने जैसे ही डायरी खोली, पहले पन्ने पर लाल पेन से लिखा था, "मैं वापस आ गया हूँ।" सीमा ने थरथराते हाथों से पूरा बॉक्स खंगाला, पर उसमें कोई और नया सामान नहीं था। ये डायरी उसी की थी, पर यह राइटिंग उसकी नहीं थी। डायरी देखते ही सीमा को धीरे धीरे अपना बीता हुआ अतीत याद आने लगा। कॉलेज के दिनों में एक लड़का था, आदित्य। बेहद शांत, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह सीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन सीमा उसे पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखती तक भी नहीं थी। सीमा के प्रति आदित्य का प्यार धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगा था। वो हर जगह सीमा का पीछा करता, उसकी चीज़ों में छुपकर नोट रखता। एक दिन परेशान होकर जब सीमा ने उसको साफ शब्दों में कह दिया, "मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो आदित्य। मुझसे और मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ तुम।" सीमा के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर आदित्य एकदम टूट सा गया। वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उस दिन आदित्य पूरी रात नहीं सो पाया। एक दिन आदित्य ने सीमा से कहा कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मेरे जिंदा रहने का कोई अर्थ ही नहीं है सीमा। और उसने सीमा को खुदकुशी की धमकी भी दे डाली।
अब तो सीमा को और भी ज़्यादा टेंशन होने लग गई और आदित्य को लेकर आगे कोई और बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में ना हो, इसलिए उसने अपनी फैमिली को आदित्य के बारे में पूरी बात बता डाली और प्रिंसिपल को जाकर भी आदित्य की शिकायत कर डाली। सीमा के घर वालों ने भी प्रिंसिपल के सामने ये मामला उठाया। प्रिंसिपल ने काफ़ी अच्छे से आदित्य की क्लास ले डाली। इस घटना के बाद आदित्य फिर कभी सीमा को दोबारा नजर नहीं आया। वो कॉलेज छोड़कर कहीं गायब सा हो गया। कुछ दिन बाद सीमा को कॉलेज में खबर मिली कि आदित्य ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर डाली। सीमा ये खबर सुनकर धक सी हो गई। उसको आदित्य की मौत के बारे में यह सब जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सीमा ने ये सारी बातें भूलने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी आंखों के आगे आदित्य का चेहरा ही घूमता रहता था। आदित्य के घर वाले भी सीमा को दोषी मानते थे। उसे हमेशा कोसते रहते थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा, उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, उसके प्यार में अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला गया था। और कहीं ना कहीं सीमा भी इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगी थी। वो अकेले में बहुत रोती थी कि आदित्य प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं क्या करती, क्योंकि तुम्हारी ज़िद, तुम्हारा पागलपन कहीं और ज़्यादा न बढ़ जाए, इसलिए मैंने उसे रोकने के लिए वो सब किया था। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कर दोगे आदित्य। धीरे धीरे समय बीतता गया। सीमा की शादी भी हो चुकी थी, इसलिए उसने अब इस घटना को अपने दिमाग से निकालना ही ठीक समझा। इस बात को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन आज पता नहीं क्यों सीमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका वो अतीत खुद चलकर उसके पास आ गया हो। उसी रात फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई। सीमा ने दरवाज़ा खोला और सामने कोई खड़ा था। सीमा ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। वो आदमी बहुत धीमे कदमों से अंदर आया और सीमा के बिल्कुल पास खड़ा हो गया और एकटक उसकी आंखों में देखता रहा। तू मुझे भूली कैसे? उसने धीमे से कहा। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चेहरा वही था आदित्य का, लेकिन वो तो मर चुका था। सीमा ने कांपते हुए पूछा, तू तू जिंदा है? उसने सिर झुकाया। मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन तू मेरे साथ जिंदा रह सकती है। फिर वो अचानक गायब सा हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सीमा डर के मारे जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसे होश ही नहीं रहा कि कितनी देर तक वह पड़ी रही। जब सुबह हुई, पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया तो वह बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि मानसिक तनाव की वजह से ये सब हुआ है, पर सीमा जानती थी कि ये सब दिमाग का खेल नहीं था। उसने वो नोट्स देखे थे, वो आंखें देखी थी और वो डर जो किसी साये की तरह उसके पीछे लग गया था। कुछ दिनों बाद वह शहर छोड़कर सीमा अपने माता पिता के पास चली गई। सीमा अब अपने माता पिता के पास थी, लेकिन सुकून वहाँ भी नहीं था। एक रात जब उसने खिड़की से उड़ती एक चिट्ठी देखी, अब तू जहाँ भी जाएगी मैं साथ रहूँगा, तो सीमा के अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ जाग उठा। सीमा ने खुद से कहा, बस बहुत हो गया। अगली सुबह उसने सीधे एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया और कुछ ही हफ्तों में उसे समझ आ गया कि आदित्य की मौत के बाद बहुत ज़्यादा सोचने और तनाव में रहने के कारण आदित्य की यादें उसकी खुद की ही बुनी हुई हैं। उसने कभी उनका सामना ही नहीं किया, बस उसका तनाव और डर की वजह से ये सब उसकी ही कल्पना मात्र थी। कुछ समय इलाज चलने के बाद सीमा ने फिर अपनी वही पुरानी डायरी खोली। उस हर पन्ने को पढ़ा जिसमें आदित्य का जिक्र था। उसकी बातें थी, उसका पागलपन, उसका प्यार, उसका गुस्सा और खुद बेवजह दोष देने वाली अपनी चुप्पी भी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ा
उस पर लिखा था, तेरा मुझ पर कोई हक नहीं बचा। मैं तुझसे नहीं डरती, मैं जी रही हूँ और अब मैं तुझे अपनी कहानी से मिटा रही हूँ। फिर उसने उस पन्ने को जलाया। जलती हुई राख को उसने हाथों में लिया और हवा में उड़ा दिया। उसी रात उसने पहली बार चैन की नींद ली। न कोई साया, न कोई आहट। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।